इग्नू BPCS 186 तनाव प्रबंधन। इसके लिए हम लोग देखेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। तनाव प्रबंधन BPCS 186। सबसे पहले जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। विषय सूची। तनाव प्रबंधन में कितने चैप्टर है वो देख लेंगे। फर्स्ट इकाई में तनाव एक परिचय, तनाव के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इसकी अवधारणा क्या है, प्रकृति क्या है, स्रोत क्या है, मापन क्या है, ये सारी चीज़ें। सेकंड यूनिट में तनाव के प्रतिरूप, उसके कौन कौन के रूप होते हैं, किस किस तरह के तनाव हो जाते हैं, वो दिया गया है। थर्ड यूनिट में दिया गया है तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारक। तनाव को बढ़ाने में कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको बढ़ाने में योगदान करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में सहायक हैं। ये थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट में तनाव का प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा, जो टेंशन लेंगे हम लोग उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका प्रदर्शन उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तनाव से रिलेटेड है। फिर ब्लॉक 2 में रहेगा तनाव प्रबंधन। पहले में तो तनाव के बारे में बताया जाएगा, तनाव क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, और दूसरा में तनाव का प्रबंधन, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चैप्टर 5 में रहेगा तनाव का सामना करना। हम लोग टेंशन का कैसे सामना कर सकते हैं, उसको कैसे फेस करेंगे, उसके बारे में। अगला होगा तनाव प्रबंधन तकनीकी, उसका टेक्निक क्या होगा, हम लोग कैसे उसको प्रबंध करेंगे, उसको कैसे हम लोग सही करेंगे, उसका टेक्निक क्या होगा। सातवां है तनाव प्रबंधन टेक्निक 2, वही टेक्निक ही होगा। और तनाव प्रबंधन तकनीकी थ्योरी, मतलब 6, 7, 8 में उसका टेक्निक होगा और बाकी में प्रबंधन, और उससे आगे तनाव क्या होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर तनाव का परिचय में आ जाते हैं। यहाँ पर यह है मेरा फर्स्ट चैप्टर का पूरा रूपरेखा। सबसे पहले तो हम लोग तनाव समझते हैं। तनाव क्या होता है। तनाव होता है, क्या होता है, जब हम नॉर्मल जी रहे होते हैं, जब कोई नॉर्मल हो रहा होता है कोई भी काम, अगर उसके विपरीत कुछ काम होने लगे तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या चेतना रूप से, किसी भी रूप से कोई डिसऑर्डर होने लगता है, वही तनाव है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, जब कुछ अलग होने लगे। इसको अच्छे से परिभाषित करने के लिए हम यही करेंगे कि तनाव क्या है, जब कुछ परिवर्तन हो जिससे शारीरिक, मानसिक और चेतना रूप से कुछ परिवर्तन हो, तो उसे तनाव कहते हैं। तो हम लोग आगे देख लेते हैं प्रस्तावना। यहाँ देखेंगे तनाव की अवधारणा। तनाव की अवधारणा में यहाँ देखेंगे तनाव शब्द एस्ट्रेंजियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तंग करना, जो कि एक लैटिन शब्द है। उनका कहना है हम लोग तनाव अपने जीवन में हर जगह देखते हैं, और इसकी अच्छे से परिभाषा यहाँ पर दिया है। ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग परिभाषा लिखा है। एक यहाँ पर हैंसेली ने कहेगा तनाव को शरीर का एक निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जो इस पर बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिक्रिया को गैर विशिष्ट है। तनाव को परिभाषित किया ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरणीय घटनाएं और शक्तियाँ जिन्हें तनाव कहा जाता है एक जीव के अस्तित्व और स्वास्थ्य पर जोखिम डालती है। इन्होंने सीधे कह दिया वो प्रक्रिया हमने देखा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तनाव के लिए सबसे बढ़िया ट्रक्सिलो, यहाँ देखेंगे ट्रक्सिलो ने दिया है तनाव पर। एक परिवर्तन है, तनाव किसे होता है, तो एक परिवर्तन के कारण शरीर की प्रतिक्रिया जिसके लिए एक शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक संयोजन की आवश्यकता होता है, उसे ही तनाव कहते हैं। तो तनाव क्या है, जब हम कोई भी
तनाव एक हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब कोई परिवर्तन होता है, जब कोई मनुष्यों में परिवर्तन होता है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होती है, तो जिससे मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक की आवश्यकता होती है या उसमें कुछ प्रतिक्रिया होती है, उसे ही तनाव कहते हैं। तनाव की यही परिभाषा है। आगे हम लोग देख लेंगे तनाव को। यहाँ भी एक क्या है कि जो एक जीव किसी प्रकार की अनुकूल प्रतिक्रिया की मांग रखता है, वो भी तनाव ही होता है। जैसे जो एक अनुकूल प्रक्रिया है उस पर प्रतिकूल प्रक्रिया हो जाएगी तो तनाव हो जाएगा। ये तनाव के लिए है। देखिए तनाव के लिए कारक क्या क्या हो सकते हैं। तनाव के कारक कोई उत्तरदायित्व है, आप पर कोई किसी चीज़ का बोझ हो तो आपको तनाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तनाव हमेशा नेगेटिव ही होता है, तनाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। तनाव पॉजिटिव उस कंडीशन में होते हैं जब आपको कोई काम करना हो, जब आपको सफल होना है, जब आपको करियर के बारे में सोचना है, तो उस समय थोड़ा तनाव लेना वो सकारात्मक हो जाता है। तो एक उत्तरदायित्व के लिए भी तनाव हो सकता है। एक अंतर व्यक्तिक द्वंद्व, एक दूसरे से जैसे कंपेयर करते हैं, हम आगे निकलेंगे ये आगे निकलेंगे, उसमें भी तनाव हो सकता है। कर्तव्य संबंधित तनाव, आपका क्या ड्यूटीज है उससे भी तनाव हो जाएगा। शारीरिक अवस्था को लेकर भी तनाव हो सकता है, जैसे किसी का आजकल बाल झड़ने का बीमारी चल रहा है या जो भी हो रहा हो, कोई मोटापा हो तो बार बार वो मोटा हो रहा है तो उसके भीतर भी तनाव हो रहा है। जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जिससे तनाव हो जाते हैं। और स्कूल कार्यस्थल के स्कूल पर या कार्यस्थल पर भी कुछ ऐसी बातें होती है जिससे तनाव हो जाता है। भावात्मक श्रम में भी तनाव हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये समझ लिए तनाव के क्या क्या कारक है, लेकिन तनाव का परिभाषा लिख देंगे। यहाँ परिभाषा बोला है तो परिभाषा के लिए हम लोग सिंपल करेंगे। अगर मानव के किसी भी परिस्थिति में उसके अनुकूल से प्रतिकूल, जैसे तनाव के कह सकते हैं, कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो किसी मानव के प्रतिकूल हो, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो मानव के प्रतिकूल हो, जिसे उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से प्रभावित करे, वो तनाव हो जाती है। ये तनाव का परिभाषा हम लोग कर सकते हैं। तनाव की प्रकृति देख लेंगे। तनाव की क्या क्या प्रकृति होती है ये देख लेते हैं। तनाव जो होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं होता है, वो थोड़ा समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए भी होता है। लेकिन ये एक तरह से इसको बताया गया है कि तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है। ये बताया गया है कि जो तनाव है नमक और काली मिर्च की तरह होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि तनाव विहीन जीवन भी कोई जीवन नहीं है, इसमें तनाव होगा तो हमें कुछ अनुभव मिलता है। तो इसीलिए तनाव की प्रकृति अच्छी होती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है, लाभदायक और हानिकारक दोनों होती है। यह कहते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिस तरह आवश्यकता से अधिक नमक भोजन को स्वाद खराब कर सकता है, ठीक उसी तरह अत्यधिक तनाव व्यक्ति का हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तनाव सही है लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव का प्रकार, यूस्टेट्स या ईस्टर्न। ये मतलब हम करेंगे यू मतलब अपना, तुम्हारा, स्टेट मतलब अपना स्टेटस देखना है। तो ये इससे याद रखेंगे कि तनाव उस कंडीशन में अच्छा होगा जब किसी व्यक्ति को, ये देखें ना, ये स्ट्रेस उस समय अच्छा होगा जब अपना स्टेटस बनाना हो, तब तनाव अच्छा होगा। जैसे हमें शादी करना हो, नौकरी लेना हो, ये सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी, उस टाइम में भी जो तनाव होगा वो आपके लिए सही होगा। जैसे न्यू स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रेस ऐसे लिखता। तो चलिए न्यू स्ट्रेस होगा जिसमें न्यूट्रल हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का ना हानि होगा ना लाभ होगा, उस तरह का न्यू स्ट्रेस कहेंगे। और डिस्ट्रेस उस तरह का कहेंगे जैसे डिस्ट्रेस जो कभी ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब तनाव जो ज़्यादा हो जाए वो डिस्ट्रेस में कहते हैं, वो डिस्ट्रेस में चला गया। उसी तरह देख रहे हैं तनाव की तीसरी श्रेणी है जिससे अधिकतर लोग आमतौर पर तनाव शब्द से जोड़ते हैं। डिस्ट्रेस तब होता है जब व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली उत्तेजना बहुत अधिक होती है।
कोई भी उत्तेजना हो, जैसे कोई भी परिवर्तन हो, तो इससे जो भी वो अनुभव करता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो वो डिस्ट्रेस में चला जाता है। कह सकते हैं डिस्ट्रेस तीव्र तनाव को ही कहा जाता है। जो डिस्ट्रेस होता है वो तीव्र तनाव को कहा जाता है। आगे देखेंगे हाइपर स्ट्रेस। अधिक तनाव हो जाता है तो हाइपर हो जाता है हाइपर स्ट्रेस। हाइपो जो थोड़ा अपर्याप्त होता है, जो थोड़ा कम होता है, वो हाइपो हो जाता है। ये आपका तनाव के प्रकार हो जाएंगे। अब तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब तनाव होते हैं तो इसमें क्या क्या लक्षण होगा। तनाव होगा तो मानसिक रूप से होगा, शारीरिक रूप से होगा, संवेदना रूप से होगा। तो ये होगा तो तनाव हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे व्यवहार, अनुभूति, संवेगों के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी सम्मिलित है। तनाव के कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अलग अलग है, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तनाव का अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। पहले तो शारीरिक लक्षण। जब तनाव ज़्यादा हो जाएगा तो शारीरिक लक्षण में क्या होगा कि आपका जो ऊर्जा होगा वो लो लेवल पे हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, पीड़ा होने लगेगा, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, नींद में कमी आ जाएगी, मुंह का सूखापन हो जाएगा, मांसपेशियाँ तनाव का अनुभव करेगी, बार बार संक्रमण होने का आदि। ये सारे तनाव के कारण होते हैं। संवेगात्मक क्या होगा। संवेगात्मक लक्षणों में सम्मिलित है निराशा प्रदर्शित करना। जैसे संवेगात्मक में होगा कि आपको निराशा लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, व्यर्थ अनुभव करेंगे, अलग अलग से ख्यालें आएंगे, अकेलापन महसूस होगा, उदास रहेंगे। ये सब संवेदनात्मक हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या होगा। तनाव से संबंधित संज्ञात्मक लक्षणों में लगता है चिंता करना, ये तो चलते विचारों का अनुभव करना, मतलब अलग अलग से विचार आते हैं उसका अनुभव करेंगे। चिंतन में संगठन की कमी। कोई भी चिंतन करेंगे तो कोई एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे, उसमें संगठन नहीं कर पाएंगे, सोच विचार नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक लक्षण हो जाएंगे। एक व्यवहार से भी हो जाएगा, व्यवहारात्मक लक्षण। लक्षण एक था शारीरिक था, एक संवेगात्मक था, एक ये व्यवहारात्मक है, फिर एक ऊपर देखे थे मनोवैज्ञानिक है। यही सारे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे तनाव के स्रोत। तनाव के स्रोत मतलब तनाव कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे अंदर तनाव होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। एक होता है कुंठा से। कुंठा जैसे हम अपने आप से ही नाराज हो गए, वो कुंठा होता है ना, मन में एक अंदर एक लानत रहती है, वो कुंठा हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जॉब कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगले साल हमको जैसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, हम अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, जिससे हमें कुंठा हो जाती है। तो कुंठा तब घटित होती है जब किसी व्यक्ति के लक्ष्य के अनुरूप उनका व्यवहार विफल कर देता है। जिससे हमें कुछ और उम्मीद थी लेकिन उसके अनुसार हमको ना मिला, वो कुंठा हो गया। उद्देश्यों का द्वंद। जैसे उद्देश्यों का द्वंद मतलब संघर्ष। उद्देश्यों में जो संघर्ष होता है वो उद्देश्यों का तनाव, उद्देश्यों का संघर्ष ही उद्देश्यों का द्वंद है, जिससे एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसका हम लोग देख लेते हैं उपागम उपागम परिहार परिहार उपागम परिहार। उपागम क्या होता है कि जो दोनों सेम है तो दोनों सेम प्रकार के रहेंगे। जैसे इस प्रकार के द्वंद में व्यक्ति को दो लक्ष्यों पर भी चयन करना होता है, जो सकारात्मक होते हैं और समान होते हैं, सेम होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को दो समान रोजगार को अवसर के बीच चयन करना पड़ता है। जैसे सेम होगा, जैसे ए बी लेवल 5 का जॉब है, ए बी लेवल 5 का जॉब है, या ए बी लेवल 7 का जॉब है, ए बी लेवल 7 की जॉब है, तो आप इसमें से कौन चूज करते हैं, ये उपागम द्वंद हो जाता है। यह भी एक तनाव का कारण होता है। एक होता है परिहार। यहाँ फिर भी देखिए दो लक्ष्य हैं, समान है, लेकिन उपागम द्वंद के विपरीत है। ये मतलब नकारात्मक हो जाएंगे। उपागम मतलब पॉजिटिव और परिहार मतलब नकारात्मक हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रहा है, पढ़ा लिखा मान लीजिए बहुत है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो या तो वो बेरोजगार रहना चाहता हो या वो नॉर्मल एक नौकरी करना चाहता हो, औसत नौकरी जो उसके हिसाब से वो इच्छा नहीं करता है करने का, लेकिन वो करना चाहता है, तो ये दोनों से उसको टेंशन नहीं होगा।
इसी तरह से देख लेंगे। उसी तरह से उपागम परिवार एक अच्छा एक सही एक अच्छा एक मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, दोहरा रहेगा। दबाव, दबाव क्या होता है? दबाव भी एक तनाव का ही स्रोत है। यहाँ देखेंगे दबाव तनाव का एक स्रोत है जो बाहरी या आंतरिक हो सकता है। दबाव आंतरिक भी होता है और बाहरी होता है। बाहरी दबाव वे दबाव होते हैं जो प्रकृति के मुख्य रूप से सामाजिक, पर्यावरण, जिम्मेदारी और दायित्वों के फलस्वरूप साथी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मन की अपेक्षाओं के कारण होती है। बाहरी दबाव करने का मतलब एक तनाव का ही कारण होता है जो मुख्य रूप से सामाजिक, पर्यावरण से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वह स्कूल जाता है तो उसके माता पिता उस पर दबाव डालते हैं कि अच्छा से पढ़ो, फर्स्ट नंबर लाओ, ये करो वो करो, तो उस पर एक बाहरी दबाव है। तो दबाव वही होता है कि सामाजिक, पर्यावरण से, जिम्मेदारियाँ से, दायित्व से उस पर कुछ अपेक्षाएं के कारण हो जाती है, कुछ तनाव हो जाता है, वही दबाव में बदल जाता है। और आंतरिक होता है जो कोई बच्चा खुद से ही होता है। जैसे वो अच्छा नंबर नहीं ले रहा है लेकिन वो उसको किसी का दबाव नहीं है, लेकिन अंदर अंदर उसी खुद ने दबाव बना रखा है, तनाव बना रखा है, जो दबाव हो जाता है वही आंतरिक हो जाता है। जीवन की घटनाएं, विभिन्न जीवन घटनाएं कारण, देखिए जीवन की घटनाएं, विभिन्न जीवन घटनाएं के कारण तनाव हो सकता है। जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी का अलगाव हो गया, किसी ने नौकरी निकाल दी, खो दिया, किसी की शादी हो गई, ये सब से आपको तनाव हो सकता है। दैनिक बाधाएं के कारण भी हो सकता है तनाव। जैसे समय की कमी हो गई, दैनिक कार्यभार, दैनिक भूमिकाएं। जैसे कोई ऑफिस जाते करते बहुत टेंशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गई, ये सारी दैनिक बाधाएं हो जाएंगी। अंतर्वैयक्तिक संबंध के कारण दो लोगों के बीच भी कुछ मुद्दे होते हैं जिसके कारण तनाव हो जाती है। सामाजिक परिस्थितियों में भी तनाव हो जाती है। ये सब हो जाएंगी तनाव। तनाव के मापन में जैसे कोई तनाव हो गया उसको कैसे मापेंगे, कैसे तनाव है क्या है, तो एक शारीरिक मापन होते हैं। कहने मतलब हम उसको जानेंगे कि हाँ ये कैसा तनाव है, कम है, ज़्यादा है। तो एक शारीरिक आपका स्ट्रक्चर, आपका शारीरिक का जो काम करने का तरीका, आपके शारीरिक रूपरेखा को देखकर हम तो बना सकते हैं कि आपका तनाव ज़्यादा है कम है। जैसे शारीरिक मापन, हम उन शारीरिक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति के तनाव परिस्थिति का अनुभव करने में व्यक्ति द्वारा तनाव के अनुभव को समझने के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे रक्तचाप में वृद्धि, हृदय तेज धड़कना, तेज श्वास इत्यादि से मापा जा सकता है। किसी के ज़्यादा रक्तचाप हो गया तो अधिक तनाव में है, कम है तो थोड़ा कम है, इससे हम जान सकते हैं। पढ़ लेंगे हम लोग। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आपका जो मेंटली है उससे हम लोग देख लेंगे। जैसे ये जो प्रकृति उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित है, विभिन्न वैज्ञानिक प्रशिक्षण जो मानकीकृत, विश्वसनीय और वैध है, उनका उपयोग तनाव के मापन के लिए किया जाता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक परीक्षणात्मक प्रतिवेदन सूची हो सकती है। जिससे वह तनाव के अनुभव को बेहतर समझ सकता है, वही सही रिपोर्ट करने में सक्षम होगा। आप मेंटली भी उसको देख सकते हैं वो कितना तनाव है, जांच सूची से देख सकते हैं, साक्षात्कार से समझ सकते हैं। किसी का साक्षात्कार पहले कैसे रहता था, अब इंटरव्यू वो कैसे रहता है, उसका बोलने का तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे तनाव को मापने के लिए एक और तरीका साक्षात्कार है, जहाँ व्यक्ति आमने सामने गहन सूचना एकत्र की जाती है, आमने सामने बैठ कर इंटरव्यू ली जाती है। उसी तरह से जबकि साक्षात्कार की सहायता से बहुत सारी प्रासंगिक सूचना एकत्र की जा सकती है, एक बहुत से समय वाली एक साथ मांगी विधि, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, हम लोग अब सेकंड चैप्टर में आएंगे। सेकंड चैप्टर है तनाव के प्रतिरूप। तनाव के क्या क्या रूप है, ये ऐसे चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेंगे यहीं पर। संघर्ष या पलायन, मतलब तनाव की स्थिति में जैसे कोई भी ऐसा दृश्य आएगा जिससे आपको तनाव होगा, उस कंडीशन में आप उससे संघर्ष करेंगे या वहाँ से भाग जाने की, ये सारी प्रतिक्रियाएं से ही उसका प्रतिरूप हो जाएगा। समान अनुकूलन, संज्ञात्मक, ये वैसे पॉइंट, ये वैसे चैप्टर
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस प्रस्तावना देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी। जैसे किसी भी समस्या से बचाव या उपचार का सुझाव देने के लिए सबसे पहले समस्या को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो व्यक्ति को बुखार क्यों है, यह एकमात्र फ्लू या मलेरिया अन्य बीमारी। समस्या की समझ व्यक्ति के उपचार के योजना को निर्धारित करने की सहायता करती। तनाव के संबंध में भी यही है। हम समझने की आवश्यकता, एक व्यक्ति किस प्रकार के तनाव से गुजर रहा है, उसके स्रोत इत्यादि क्या है, इस प्रकार तनाव क्या है, इन सारी बातों को देखेंगे। जैसे उसके प्रतिरूप क्या क्या है। संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया, जैसे उन्होंने कहा केनन ने शुरू में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा। शुरू में तनाव कहा है कि एक इमरजेंसी रिएक्शन है, आपातकालीन प्रतिक्रिया है। आगे विस्तार में बताया कि तनाव के स्रोत संवेगों में संघर्ष में है। केनन ने तनाव के संबंध में संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया सामने रखा है। केनन के अनुसार तनाव एक पर्यावरणीय मांग का परिणाम है। ये जो इन्वायरमेंट है वो एक मांग करता है कैसा किस प्रकार से तनाव होगा वो, जिसके कारण व्यक्ति प्राकृतिक स्थिर स्थिति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। आखिरकार शरीर के प्रकृति रक्षात्मक प्रतिक्रिया सम्मिलित होते हैं तो किसी व्यक्ति की समस्थि या होमोस्टैटिक्स, जैसे अभी फिलहाल में हैं न्यूट्रल, उससे ये आप प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने की भूमिका निभाते हैं। ये कोई बात नहीं, मतलब संघर्ष जैसे कोई ये देखते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो डराने वाली है तो वो खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा या स्थिति से पलायन में भाग जाएगा। ऐसे व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन का अनुभव करेगा। तो संघर्ष और पलायन के लिए मांसपेशियां आदि सम्मिलित है। जैसे शारीरिक परिवर्तन में पसीना आने लगेगा, मुँह सूखना, तनावग्रस्त होने लगेगा। ये सारी ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखना सके तो देख लेंगे। ये थर्ड यूनिट, तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारक। जैसे तनाव प्रवणता मतलब तनाव की जो क्वांटिटी हो जाएगी, उसमें कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको योगदान देते हैं, उसको और बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये सारे चीज़ योगदान देने वाले कारक हैं, वो हम लोग देख लेंगे। तनाव की प्रवणता क्या है। तनाव की प्रवणता सरल शब्दों में अधिक तनाव लेने के लिए किसी व्यक्ति की प्रकृति रूप में वर्णित की जा सकती है। प्रवणता मतलब होता है क्वांटिटी को मोर कर देना, ज़्यादा कर देना, अधिक कर देना। तनाव की प्रवणता मतलब तनाव को ज़्यादा कर देना। उससे है कि तनाव की प्रवणता सरल शब्दों में है कि अधिक तनाव लेने के किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जाए। मतलब अधिक तनाव, किसी व्यक्ति द्वारा तनाव की मात्रा अधिक हो जाए या अधिक तनाव हो जाए, उसको तनाव की प्रवणता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो तनाव के लिए प्रवण है वो दूसरों की तुलना में तनाव का अनुभव करने में अधिक संभावना रखते हैं। तनाव की प्रवणता के विपरीत तनाव प्रतिरोधी है। ऐसे व्यक्ति जो तनाव अनुभव करने में संभावना कम होती है। अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तनाव बहुत ज़्यादा ले लेता है, थोड़ी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा तनाव, तो उसमें तनाव प्रवणता ज़्यादा है। वैसे व्यक्ति होता है जो तनाव उतना ज़्यादा नहीं लेता है, तो उसमें तनाव प्रवणता कम है, तो ये तनाव की प्रवणता ये सब हो जाएंगी। तो प्रवणता मतलब उसकी मोर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी। टाइप ए व्यक्तित्व है, तो उसकी पर्सनालिटी है, टाइप ए हो जाएगी। उस पर क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। हमने तनाव की प्रवणता देखे थे, जिसमें पहला था कि टाइप ए व्यक्तित्व। कहते हैं ना कि टाइप ए आदमी है। टाइप ए मतलब वो जल्दबाजी है, वो अपने आप को हारना नहीं चाहता है, मतलब उस तरह के आदमी। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे इस व्यक्तित्व मतलब टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अक्सर प्रतियोगिता पसंद करते हैं। यहाँ से देखेंगे, यह उन कारकों में से एक हो सकता है जो व्यक्ति तनाव के लिए अधिक प्रवण बना सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में जल्दीबाजी करते हैं और ये प्रतियोगिता पसंद करते हैं। वे अत्यधिक सतर्क होते हैं, पूर्णतावाद प्रदर्शित करते हैं
वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर जितना संभव हो सकता है उससे अधिक प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चिड़चिड़ा होने की संभावना होती है, धैर्य की कमी होती है, गुस्सा जल्दी होते हैं। वो टाइप के व्यक्ति होते हैं जो हर चीज़ पाना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं। वो हर तरह से प्रतियोगिता में के लिए समर्पण रहते हैं, जिसके कारण उनमें धैर्य की कमी हो जाती है, समय की कमी हो जाती है। वो गुस्सा करने लगते हैं जिससे तनाव बढ़ने लगता है। जैसे प्रतिष्ठा सुरक्षा, जैसे किसी से कंपेयर करते हैं। प्रतिष्ठा मतलब अपनी प्रतिष्ठा बताना, कंपेयर करके पता करते हैं, लेकिन उस कंपेयर में अपने आप को नीचे पाते हैं जिससे उनका और तनाव बढ़ने लगता है। कहने का मतलब टाइप ए व्यक्तित्व के व्यक्ति प्रतिष्ठा सुरक्षा प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति लगातार स्वयं की दूसरों से तुलना करेंगे, स्वयं को अपने नज़र में नीचा पाएंगे, ये सारी बातें हो जाती है। वो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने अवसर से ज़्यादा को पाने की उम्मीद रखते हैं, इससे और चिंता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देख ले समय की तत्कालता। वो जल्दी जल्दबाजी करते हैं। ऐसे टाइप के व्यक्ति वाले व्यक्ति अनुभव की असुरक्षा और कम आत्मसम्मान अक्सर उन्हें समय के साथ चलने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित अवधि के भीतर कई कार्य करना चाहते हैं। इस प्रकार वे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लगातार जल्दी में होते हैं और परिणाम स्वरूप वे तेज़ी से सोचते हैं, तेज गति से नियोजित करते हैं, तेजी से गतिविधियाँ क्रियान्वित करते हैं और उसके काज की झलकता है। वे बहु कलात्मक सोच और व्यवहार के संकलन होते हैं, जिस समय एक कई गतिविधियाँ को सोचते और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कौन होता है? समय की तत्कालिकता। वो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, वो समय देते नहीं हैं, वो बहुत कम समय में बहुत चीज़ करना चाहते हैं। अति आक्रामकता, ये देख लेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो अति आक्रामकता भी प्रदर्शित करते हैं, जो दूसरे लोगों के संवेगों में अधिकारों को ध्यान में न रखने वाले होते हैं, हावी होने वाले होते हैं। जैसे किसी दूसरे पर हावी हो जाते हैं, अपना हार नहीं मानते हैं। कोई किसी से मान लीजिए वार्तालाप हो रहा है तो अपना हार नहीं मानेंगे, उस पर हावी हो जाएंगे। ये सब अति आक्रामकता होते हैं। मुख विद्वेष, आत्मविनाश की ओर जाना, ये सारी चीज़। विद्वेष क्या होता है? द्वेष क्या होता है? दूसरों से जलना ही द्वेष होता है, वही विद्वेष हो जाता है। देख लेते हैं क्या होता है। जो विद्वेष होता है ना, दूसरे के उद्देश्य और मूल्यों के प्रति निराशावाद। जैसे दूसरों को देखकर जल जाना, दूसरों को देखकर निराश हो जाना, दूसरे की प्रगति को देखकर खुद को निराशा में डालना, वो सब विद्वेष हो गया। आसानी से और बार बार क्रोध उत्पन्न होना, दूसरे के प्रति उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया। विद्वेष क्या है? जो दूसरों को उद्देश्यों और मूल्यों को देखकर जलता हो या उसके प्रति निराशावाद हो, आसानी से और बार बार क्रोध उत्पन्न होने लगे, दूसरों के प्रति क्रोध व्यक्त करता हो, सब विद्वेष है, उसके अंदर विद्वेष है। पूर्णतावाद क्या है? यह एक कारक जो तनाव को पूर्णता को उत्पन्न कर सकता है। पूर्णतावाद, विद्वेष भी तनाव करेगा ना। विद्वेष जैसे हमने किसी को देखकर जलने लगे तो हमारे दिमाग में एक टेंशन रहेगा कि हम भी इतना बढ़ जाते, ये हो जाते, हम भी उसके जैसे सफल हो जाते। ये एक टेंशन के कारण है विद्वेष। पूर्णतावाद जैसे सब कुछ हम ही हैं, सब कुछ हमारे पास ही, वैसा पूर्णतावाद हो। जैसे एक और कारक जो तनाव को पूर्णता उत्पन्न करता है वह है पूर्णतावाद। पूर्णतावाद उन अपेक्षाओं के रूप में वर्णित करता है जो एक व्यक्ति स्वयं को, दूसरों को या दोनों से हो सकती है। यह अपेक्षाएं प्रकृति की मांगों से भरी होती है, ये शायद ही कभी समझौता करके मौका छोड़ते हैं। पूर्णतावाद को आंतरिक पूर्णतावाद और बाहरी पूर्णतावाद वर्गीकृत किया जाता है। पूर्णतावाद के लिए यहाँ देखेंगे, जैसे पूर्णतावाद को दो हो जाएगा। आंतरिक पूर्णतावाद, यह उनके रिश्तों का आत्मसम्मान को भी नकारात्मक रूप प्रभावित कर सकता है। जिन व्यक्तियों को बाहरी पूर्णतावाद होते हुए अक्सर दूसरों के साथ गलती निकालते हैं और दूसरे कैसे कार्य करते हैं ये से कभी संतुष्ट नहीं होते, इससे उन्हें निराशा के साथ साथ विद्वेष होने लगता है। यही है पूर्णतावाद, मतलब दूसरों को देखना, एक दूसरे में, अपने आप में भी, एक दूसरे में भी
एक तरह का द्वेष हो जाना ही पूर्णतावाद हो जाता है। जैसे जो कुछ मैं करूं वो बखूबी करना, जैसे जो कुछ भी मैं करूं उसे बखूबी करना चाहिए। निम्नलिखित मान्यता जो एक आदर्शवादी व्यक्ति की विशेषता है। मुझसे या दूसरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से चीज़ों को किया जाए उसका हमेशा एक सही तरीका है। अगर मैं चीज़ों को बखूबी नहीं करता तो मैं असफल हूँ। ये सब एक आदर्शवादी व्यक्ति के लिए है और पूर्णतावाद वाले के लिए ये सब नहीं है। उनका तर्क ही नहीं रहता है। वो कहते हैं कि मैं ही करूँगा तो सही करूँगा, वो कर दिया तो हम उसके काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो मानता है कि वह एक गलती करता है तो पूरी तरह से विफल है, वह व्यक्ति लंबे समय तक दुख और स्वयं के साथ क्रोध अनुभव करेगा, भविष्य में कोई प्रयास नहीं करेगा। हालांकि एक व्यक्ति जो एक गलती सीखने के अनुभव के रूप में देखता है और प्रयास करने और सफल होने के लिए अधिक संभावना है। तनाव क्रोध से अनुभव करने की संभावना है कम है, ठीक है। संभावना कम है और सफल होने की ज़्यादा है। तनाव अनुभव करने के अलावा पूर्णतावाद वाले व्यक्ति भी विलंब की संभावना रखते हैं। वे अधिक रक्षात्मक होते हैं, समान चीज़ों को बरन में उद्दिष्ट होते हैं। इनके अलावा उनके चीज़ों को भूलना छोड़ना मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार वह जमाखोरी और अग्रसर हो सकते हैं, अत्यधिक चीज़ों को लीन हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से विलंबन देख लेंगे। हम लोग पूर्णतावाद समझ गए। पूर्णतावाद वो होता है जो स्वयं से भी रहता है या दूसरों से भी रहता है या दोनों से रहेगा। आंतरिक होगा जो स्वयं से रहेगा और बाहरी होगा जो दूसरों से रहेगा। स्वयं से रहेगा मतलब खुद को ऊपर करना, खुद से संतुष्ट नहीं होना, ये पूर्णतावाद में हो जाएगा। दूसरे से होगा जो दूसरे के कामों में दखल देगा, दूसरों के काम से संतुष्ट नहीं होगा, ये दूसरे से पूर्णतावाद हो जाएगा। पूर्णतावाद यही है। विलंबन क्या होता है? इसे विलंबन कह सकते हैं। पूर्णतावाद से विलंबन हो सकता है, लेकिन विलंबन भी अपने आप में एक कारक है जो तनाव प्रवणता का कारण बन सकता है। विलंबन में एक कारक है जो तनाव के लिए एक बन सकता है। जैसे विलंबन तनाव का कारण बन सकता है क्योंकि जो व्यक्ति विलंबन करते हैं वे न केवल स्वयं को दोषी मानेंगे और निंदा करेंगे, बल्कि बाहरी चीज़ें नतीजे भी भुगत सकते हैं। उदाहरण के लिए एक देख लेंगे। परीक्षा शुल्क समय पर भुगतान नहीं किया गया ना, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी आदि। विलंबन या तो भय से उत्पन्न होता है या आलस से उत्पन्न होता है। विलंबन मतलब लेट, देरी, ये सबसे भी टेंशन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे। विलंबन मतलब देरी, टाल मटोल करना, जैसे है ना। टाल मटोल की प्रवृत्ति को केवल चीज़ें या गतिविधियों के समय पर नहीं करने या बाद में करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन चीज़ों गतिविधियों का आकर्षक नहीं हो या कठिन होने के रूप में देखा जाता है। विलंबन के कारण बन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कहने का मतलब, जैसे आज मान लीजिए आज लास्ट डेट है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हम लोग धीरे धीरे 1 महीना हो गया था, हम लोग नहीं कुछ फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन आज लास्ट डेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई अच्छा से नहीं हो पाया तो टेंशन ही हो गया क्योंकि विलंबन के कारण हो गया। तो विलंबन टाल मटोल के कारण जब समय पूरा हो जाता है जिससे एक अलग टेंशन होने लगती है, वही है तनाव, ठीक है। अधिकतर निराशावाद, ज़्यादा निराश हो जाएंगे तो इससे भी हो जाएगा। तो बोला ना विलंबन क्या है, तो विलंबन हुई टाल मटोल। विलंबन जब कोई किसी काम को समय से ना करके उसको टाल मटोल कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जिससे वो समय पूर्ण नहीं हो पाता है, जिससे हमें तनाव होने लगती है, जो विलंबन हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, तनाव के मध्यस्थ कारक, जो तनाव के बीच के जो कारक होते हैं ना, उनको क्या होगा।
मध्यस्थ कारण जैसे तनाव हो गया तो उसका मध्यस्थ जो कारण हो गया जो उसके बीच में आएगा वो क्या होते हैं देख लेंगे। पहले नियंत्रण का अवस्थान, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। यदि हम अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा, तनाव कम होगा। हम लोग देख लेंगे नियंत्रण का अवस्थान एक अवधारणा है जिससे रोटर द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसे किसी व्यक्ति के पास मौजूद विश्वास प्रणालियों के रूप में समझाया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा काम हुआ, कोई भी मान लीजिए कोई गलत काम हो गया हमसे, तो हमारे अंदर एक विश्वास है कि गलत काम हो गया आगे सही हो जाएगा, इससे तनाव कम हो जाएगा। तो यही है कि अपने आप पर अगर नियंत्रण है तो कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको किसी व्यक्ति को विश्वास की प्रणाली से दर्शाया जाता है। क्या उसके कार्यों के लिए उसको स्वयं उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, या घटनाओं, वस्तुएं या लोगों को उसके द्वारा नियंत्रण से बाहर है। मतलब किसी कारण को जो स्वयं को उत्तरदायी ठहराएगा या वैसे चीज़ों को जो उससे बाहर है, ये सारे बताया गया है। नियंत्रण का स्तर और तनाव के बीच संबंध देखा गया है और यह पाया गया है कि आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति ने बेहतर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रदर्शित किया है। नियंत्रण के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों को चुनौती के रूप में समझने के न केवल खतरे के रूप में, इस तरह तनाव से बेहतर तरीके से निपटने का स्थिति में है। यही तनाव नियंत्रण करेंगे तो हम तनाव से अच्छे से निपट जाएंगे। अगला है दृढ़ता। दृढ़ता भी है जो तनाव से निपटने के लिए सही है। इसे दृढ़ता को प्रतिबद्धता और नियंत्रण को मजबूत भावना को रखने वाली चुनौतियों के लिए एक समानता के रूप में परिणत किया जाता है। दृढ़ता मतलब हम एकदम दृढ़ हैं, किसी भी बात को लेकर दृढ़ हैं। तो यही है कि प्रतिबद्धता, किसी चीज़ को करने के लिए प्रतिबद्ध होना, नियंत्रण होना। मजबूत भावना वाले कुछ चुनौतियों को दृढ़ता कहते हैं। सदृढ़ता व्यक्ति आशावादी होते हैं, वो आशा रखते हैं कि जो हुआ गलत हुआ वो सही हो जाएगा। वे एक तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। एक तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे भी कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है। इस प्रकार अति दृढ़ व्यक्ति कम दृढ़ व्यक्तियों की तुलना में तनाव निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। ठीक है। सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन से भी हम लोग तनाव उबर सकते हैं। इसे तनाव के महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। मध्यस्थ मतलब कम करना। तनाव का अनुभव करने वाला व्यक्ति इससे बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगा यदि उसके पास पर्याप्त सामाजिक समर्थन है। समाज का समर्थन होगा। सामाजिक समर्थन सामग्री, उपहार, वित्त, भोजन आदि तनाव और सामना करने के रणनीतिक संबंधी की सूचना के रूप में हो सकते हैं। आगे देखेंगे आशावादी और निराशावादी। इससे आशावादी व्यक्तियों को तनाव से पर्याप्त रूप से निपटने में सक्षम पाया जाता है और जो निराशावादी होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। वे तनाव के अनुभव से भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। जो आशावादी होते हैं तनाव का नकारात्मक प्रभाव होगा तभी वो प्रभावित नहीं होंगे। आशावादी स्थिति स्थापन से संबंधित हो सकता है, जो व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों से वापस निकलने में सहायता करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति निराशावादी होते हुए तनाव से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकारों को विकसित हो जाते हैं। इसीलिए आशावादी जो लोग होते हैं वो तनाव से निपटने में सक्षम हैं। लिंग और संस्कृति। लिंग और संस्कृति में भी है, जैसे बहुत हद तक सामाजिक लिंग के साथ साथ संस्कृति पर निर्भर हो सकता है, जो न केवल व्यक्तित्व बल्कि व्यक्ति के विश्वास और दृष्टिकोण पर भी प्रभावित करता है। व्यक्तित्व, विश्वासों और दृष्टिकोण का प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यक्ति को कैसे समझना है। जैसे लिंग कहने का मतलब जैसे स्त्रीलिंग एक और लेडी होती है, एक औरत होती है, कौन अच्छे से तनाव को मैनेज करेगा ये भी उसको क्लियर करता है। जैसे आदमी तनाव को अच्छे से मैनेज कर लेता है, अच्छे से उसको सह सकता है, उसके साथ और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बोलता है कि संस्कृति भी कोई ऐसी ऐसी संस्कृति होती है, लिंग होते हैं जो तनाव को मैनेज करने के लिए सही होते हैं। अगला चैप्टर होगा तनाव का प्रभाव। इफेक्ट क्या होगा तनाव का, हम लोग ऐसे जाने इफेक्ट होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, चेतना पे होगा, संवेदनात्मक होगा। यही सब है। स्वास्थ्य पर होगा, प्रदर्शन उत्पादन पे होगा। जैसे हम पहले इतना पढ़ते थे, कम पढ़ने लगेंगे, इतना उत्पादन करते थे, कम करने लगेंगे। ये सब प्रभाव है संबंधों पर होगा। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल कर रहते थे लेकिन अब नहीं रह पा रहे हैं, इसी कारण तनाव के कारण।
देख लेंगे। जैसे तनाव से जुड़े स्वास्थ्य, प्रदर्शन, उत्पादकता और समझ, ये तीनों एक साइकिल के रूप में है। जब तनाव होगा तो इन तीनों पर प्रभाव पड़ेगा। इस स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देख लेंगे। तनाव एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हृदय संबंधी विकार हो जाएंगे, दर्द और पीड़ा होगा, अल्सर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मधुमेह भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, हाइपर थायराइडिज्म हो सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी अजीब तरह की बीमारियाँ हो सकती है ये तनाव के कारण। तनाव व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालता है और इस प्रकार व्यक्ति आसानी से विभिन्न संक्रमणों बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, जल्दी बूढ़ा भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी तनाव का सामना कर रहा होता है तो संसाधन और ऊर्जा को शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली से उन प्रणालियों की तरफ ले जाता है जो तनाव प्रतिक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई तनाव में काम कर रहा होता है तो सबसे पहले बढ़िया बढ़िया जो प्रणाली होती है उसको आगे ले जाते हैं तनाव से लड़ने के लिए। और इस प्रकार वे व्यक्ति जो लंबे समय तक तनाव का अनुभव करते हैं वे संक्रमण विकसित होने का खतरा होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। तनाव से लड़ते लड़ते उसकी प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए ये सब पढ़ लेंगे। तनाव से व्यक्तियों के हृदय संबंधी विकार से ये सब अपना देख लेंगे। धड़कन तेज हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ये सब लंबे समय तक तनाव उपचाप बना रहता है। सहानुभूति तंत्र का तंत्र सक्रिय हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, लंबे समय तक बढ़ा रहता है, ये सारा चीज़। स्ट्रोक, गुर्दे से संबंधित विकार भी आ जाते हैं, ग्लूकोज और फैटी एसिड भी जमी हो जाती है। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप रहे तो धमनी के थक्के जम सकते हैं। कोई व्यक्ति तनाव से गुजर रहा होता है तो कैटेकोलमाइन और कार्टिकोस्टेरॉइड का ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे। प्रदर्शन में भी वही जो आप पहले कर रहे थे, बढ़िया मार्क्स ला रहे थे, वो कम हो जाएगा। जो बढ़िया उत्पादन करें तो वो भी कम हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। जब हम प्रदर्शन और उत्पादकता के विषय में बात करते हैं तो व्यक्ति द्वारा समग्र प्रदर्शन और उत्पादकता हो सकती है। ये कार्य से संबंधित संदर्भ में प्रदर्शन और उत्पादकता भी हो सकती है। ये सारी चीज़ जैसे तनाव व्यक्ति के संज्ञानात्मक कार्य काज या प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तव में समय की लंबी अवधि में अनुभव किए गए तनाव के संज्ञानात्मक कार्य काज में गिरावट आ सकती है। दीर्घकालीन तनाव व्यक्ति के याददाश्त, ध्यान और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। तनाव का अनुभव करने वाले व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। लगातार तनाव से दुश्चिंता, भूलन, संगठन की कमी, निर्णयों में कमी, निर्णय की कमी, सोचते रहना, निराशावादी होना, ये सारे कारण बन सकते हैं। तनाव पढ़ लेंगे। तनाव के कार्यकारी क्रियाशील नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। क्रियाशीलता में भी योजनाएं नहीं बना पाएंगे, तर्क नहीं कर पाएंगे, किसी के जीवन का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, ये सारी समस्या आ जाएंगी। जहाँ व्यक्ति के संसाधन के तनाव से सामना करने की ओर मोड़ दिया जाता है, उस प्रकार तनाव में एक व्यक्ति अच्छी तरह से याद नहीं कर सकता। यह सारी चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ना होगा इसी से, तो धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, आप लोग रोक रोक कर पढ़ लीजिएगा। यह है उल्टा यू, उल्टा यू है ये। उल्टा यू है, कैसे तनाव बढ़ता है, कैसे कम होता है। पहले धीरे से कम रहता है, फिर बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर धीरे 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 कम होता है, ऐसे हो जाता है। ये उल्टा यू वाला पॉइंट है। ये देखिए तनाव का संबंधों पर क्या होता है। किसी व्यक्ति के द्वीप की तरह नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति है वो एक दूसरे पर निर्भर ही रहता है, इसीलिए उसके संबंध पर भी प्रभाव पड़ेगा।
वे अलगाव में कार्य नहीं कर सकते, विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ समर्थन के लिए दूसरे को भरोसा करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम दूसरों के संबंध रखना होता है। तनाव व्यक्ति के रिश्ते पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि तनाव में हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे और उसको समय नहीं दे पाएंगे तो रिश्ता में दूरियां बन जाएगी। तनाव इसका भी कारण बन सकता है। तनाव से पारस्परिक संबंध भी हो सकता है, जिससे परिणामस्वरूप रिश्ते फिर से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ उदाहरण के लिए तनाव के परिणामस्वरूप व्यक्ति मादक द्रव्यों में लीन हो सकते हैं। समय के साथ इस तरह व्यवहार दूसरों के साथ उनके संबंध नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो तनाव में वे कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, जिससे करने से बचना चाहिए। व्यक्ति समस्या समाधान की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, जैसा कि हमने निर्णय आगे किया है, ठीक है। यहाँ पर तनाव में रहने वाला व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो सकता है, दूसरों द्वारा कई बातों को जानबूझकर अनजाने में नाराज हो सकता है। ये सब धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आगे धीरे धीरे कर रहे हैं।